हाय। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था। ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स एंड जीन, इतने पॉइंट्स हमने कल देख लिए थे। होप सो आपको समझ में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमने कल देख लिया था कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से, मतलब इस पॉइंट में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Types of RNA and process of ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक का मतलब इस पॉइंट का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने कल देख लिए थे, कौन कौन से हैं। प्रमोटर, बीच में है स्ट्रक्चरल जीन और एट द एंड टर्मिनेटर है। दीज आर द थ्री मेन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप का सिस्टोन प्रेजेंट होता है? पॉलीसिस्टोनिक, पी से पी ध्यान में रखने का है। और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होता है। व्हाट इज मीन बाय पॉली एंड मोनो, मैंने कल आपको समझा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन का सबसे एंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो आरएनए की थ्री मेन टाइप्स है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, जो कि आपने बायोमोलिक्यूल में भी देख लिए होंगे। एमआरएनए, पहले आरआरएनए लिख देते हैं। आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। जेनेटिक या नॉन जेनेटिक? ऑब्वियसली नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब दोज आरएनए कैरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉल्ड एज जेनेटिक आरएनए। ये है नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स, और यही हमारे यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में सिंथेसिस होते हैं, और जो प्रोसेस का नाम है दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो आरआरएनए स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू, ये तीनों भी स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पॉलीमरेज कौन सा यूज कर रहे हैं हम। पॉलीमरेज मतलब इस तरह का एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन कर रहा है। इस तरह का एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन कर रहा है। द एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलीमराइजेशन। इस तरह का एंजाइम की जो पॉलीमराइजेशन कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो चलिए एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में देख लेते हैं कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए, मतलब आर एम एंड टी आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो चलिए मैं यहाँ अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज लिख रही हूँ, और सभी के फंक्शन जो नीट के लिए पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टार्ट कर लीजिए इसको। चलिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट मैं क्लियर कर दूंगी ये सभी कंसेप्ट। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम। कहाँ यूज किया जाता है, वेट अ मिनट बताती हूँ। सेकेंड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तीनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, बट चलिए आपको ये सभी एक जैसे ही लग रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। फर्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब जहां आप डीएनए के थ्रू डीएनए ही सिंथेसिस कर रहे हो, और उसमें जो भी पॉलीमरेज एंजाइम यूज कर रहे हो वो है डीएनए डिपेंडेंट। एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पॉलीमरेज। एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पॉलीमरेज। तो चलिए ये प्रोसेस हमने देख ली थी कि डीएनए से अगर डीएनए ही आप सिंथेसिस कर रहे हो, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। It is called as replication. ठीक है, नेक्स्ट, synthesis of RNA from DNA, it is called as DNA dependent RNA polymerase, and the process is called as, yes, जो हमने कल मेन पॉइंट स्टार्ट किया था, it is called as transcription. It is called as transcription. ओके, नेक्स्ट, आरएनए से अगर आप डीएनए की कॉपी बना रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से अगर आप डीएनए की कॉपी बना रहे हो, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब चलिए यहां देख लीजिए, डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन। अब आप आरएनए से अगर डीएनए को सिंथेसाइज कर रहे हो, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ जो एंजाइम यहाँ यूज आप करोगे, इट इज कॉल्ड एज अ आरटीएज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, चलिए मैं बता रही हूँ। आप डीएनए की कॉपी से डीएनए को ही बना रहे हो, डीएनए से डीएनए का स्ट्रैंड ही बना रहे हो, तो यहाँ एक्चुअली जो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ ऐड होगा वो डीएनए का ही होगा ना। डीएनए बनाने के लिए जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए वो डीएनए की ही चाहिए, तो इट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमराइजेशन। आप यहाँ तैयार क्या कर रहे हो, आरएनए को तैयार कर रहे हो, तो डीएनए पर डिपेंड आरएनए की कॉपी बना रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप डीएनए से डीएनए ही बना रहे हो तो डीएनए पर डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइज मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एंड द एंजाइम इज कॉल्ड एज अ पॉलीमरेज एंजाइम। अब आप क्या कर रहे हो सेकेंड प्रोसेस में, आरएनए की कॉपी बना रहे हो। अगर आरएनए की कॉपी बनानी है तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ही रिक्वायर्ड है, बट ये जो कॉपी है ये किस से बन रही है, डीएनए से। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंड होने वाला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड है, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो चलिए, इन केस ऑफ रेप्लिकेशन व्हिच एंजाइम वी कैन यूज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आरएनए बन रहा है, किससे, डीएनए से, तो डीएनए पर डिपेंड होने वाला आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन किसका कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हो ना वो यहां लिखना है, वो एंजाइम आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप डीएनए की पॉलीमर बना रहे हो तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमर बना रहे हो तो आरएनए पॉलीमरेज, अगर आप डीएनए का पॉलीमर बना रहे हो तो डीएनए पॉलीमर। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ क्या कर रहे हो आप, आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो यहाँ आरएनए पर डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ जो डीएनए तैयार होगा ना, इट इज कॉल्ड एज अ सी डीएनए और कॉपी डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी आप इसे कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर, होप सो। तो चलिए अब इस सेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, यस एग्जैक्टली सेकंड, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, बट यहाँ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एक्चुअली अलग, मतलब हम जो देखने वाले हैं वो यूकैरियोटिक देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ टी-आरएनए सिंथेसिस के लिए जो भी एंजाइम्स हमें रिक्वायर्ड हैं उसके नाम लिख लीजिए, जो कि नीट में आते हैं नॉर्मली। तो आरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पॉलीमरेज 1। कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1 से बन रहा है आरएनए। एमआरएनए बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज 2 से, आरएनए पॉलीमरेज 2 से। टीआरएनए बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 से। समझ में आ रहा है कौन सा पॉलीमर कौन से टाइप का आरएनए बना रहा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। चलिए अब और कुछ एनसीईआरटी में दिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स कौन से हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट कौन से हैं, यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट प्रमोटर, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन,
एंड थर्ड टर्मिनेटर। ठीक है, RNA polymerases are always bind to the promoter region. RNA polymerase always bind to the, किसको बाइंड हो रही है? प्रमोटर को। प्रमोटर रीजन कहाँ होता है? 5 प्राइम। किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में होते हैं प्रमोटर्स, कोडिंग के 5 प्राइम। और इसको हमने कल बोला था क्या? अपस्ट्रीम। नीट के लिए ध्यान में रखना है, प्रमोटर रीजन 5 प्राइम में होता है किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के, एंड पोजीशन इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। और टर्मिनेटर कहाँ होता है? 3 प्राइम, किसके? कोडिंग पे, इट इज कॉल्ड एज अ डाउनस्ट्रीम। इट इज कॉल्ड एज अ डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट, और स्ट्रक्चरल में क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब एक्चुअली इलोंगेशन होता है। क्या होता है एक्चुअली? इलोंगेशन। तो एनी टाइप ऑफ सिंथेसिस के लिए पहले इनिशिएशन होना जरूरी है, उसके बाद इलोंगेशन होना जरूरी है, और थर्ड पॉइंट है टर्मिनेशन। मतलब चलिए ये हमारा है ये वाला डीएनए, ठीक है, ये है हमारा डीएनए। ठीक है, अब ये है 3 प्राइम 5 प्राइम 3, ओके, और ये रहा इसका 5 प्राइम, और ये 5, तो ये इसका 3 प्राइम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से आप ऊपर या नीचे वाला कौन सा भी कोई भी ले लो, बट चलिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो ये वाला है, तो एग्जैक्टली हम डायरेक्ट एक भी लूप अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो चलिए 3 to 5 वाला 3, ओके, ठीक है, तो ये है 3 प्राइम 1, ओके 3, ये है 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ओके। तो ये है 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन वाला जो है वो है टेम्पलेट, करेक्ट, और जो 5 to 3 वाला है वो है कोडिंग। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है? टेम्पलेट या कोडिंग एमआरएनए सिंथेसिस के लिए? यस करेक्ट, टेम्पलेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोडिंग तो जो स्टैंड है वो एमआरएनए की जो कॉपी बन रही है उसका ही सेम सीक्वेंस कैरी करेगा, ओनली थायमिन और यूरेसिल में चेंज होगा। हमने 2 रीजंस कल देख लिए थे, वाई बोथ डीएनए स्ट्रैंड कैन नॉट बी ट्रांसक्रिप्ट इनटू द एमआरएनए। 2 रीजंस देख लिए थे। फर्स्ट रीजन एग्जैक्टली अगर दोनों भी एमआरएनए बना रहे हैं, दोनों भी कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो यहाँ 2 एमआरएनए के स्ट्रैंड बनेंगे और 2 स्ट्रैंड 2 अलग अलग प्रोटीन को कोड करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, एक पूरा जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है। दिस इज द फाइनल। और दूसरा रीजन क्या है? अगर 2 एमआरएनए के स्ट्रैंड बन रहे हैं तो यस करेक्ट, दे बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों भी डबल स्ट्रैंड क्रिएट करेंगे। अगर डबल स्ट्रैंड एमआरएनए तैयार हो रहा है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड को वो कोड नहीं करेगा। देन चलिए वो रीजन हमने कल देख लिया था। चलिए अब चलिए 3 वाला ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ, ये आप नीचे या ऊपर से लिख सकते हो। तो हमें कौन सा स्ट्रैंड चाहिए? 3 वाला स्ट्रैंड चाहिए। आप कंसिडर कर रहे हो ना, ये वाला 3 वाला स्ट्रैंड हमें रिक्वायर्ड है, डॉटेड वाला 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन वाला, ओके। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो न्यूली एमआरएनए तैयार हो रहा है, मैं अगेन इसको स्पेशली ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसका ये वाला रहेगा 5 प्राइम एंड, ये वाला रहेगा 3 प्राइम एंड। After the transcription process, there will be synthesis of mRNA, और ये जो mRNA है वो 2 एंड को कैरी करेगा। अगर ये 3 प्राइम है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा 5 प्राइम। ये अगर 5 है तो इसका दूसरा एंड रहेगा 3 प्राइम, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे जैसे ये mRNA को कॉपी बनती जाएगी वैसे वैसे ये अगेन क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा, बॉन्ड सिंथेसाइज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वाला, ठीक है।
अब यहाँ इनिशिएशन करने के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड है? तो देयर आर टू फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटर, दैट इज द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन के लिए टू फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। कल मैंने बताया था प्रमोटर दैट इज द इनिशिएशन करने के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है? इनिशिएशन पहली प्रोसेस है, देन सेकेंड प्रोसेस है इलोंगेशन, और थर्ड में हो रहा है टर्मिनेशन। अब चलिए तीनों के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। इनिशिएशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, जो कि इनिशिएशन करके दे रहा है, शुरुआत करके दे रहा है। इलोंगेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? पॉलीमरेज। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। अगर यहाँ एमआरएनए तैयार करना है तो कौन सा पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है? आरएनए पॉलीमरेज, एग्जैक्टली 2 रिक्वायर्ड है। और टर्मिनेशन कब होगा? जब वहां रो फैक्टर ऐड हो जाएगा तब। तो रो फैक्टर का फंक्शन है टर्मिनेशन, सिग्मा का फंक्शन है इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन है एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए पॉलीमराइजेशन करना। अब नीट के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो यहाँ पहले इनिशिएशन करने के लिए यहाँ जो भी फैक्टर ऐड होगा तो इस तरह से कुछ दिया है एनसीईआरटी में, यहाँ ये वाला, ठीक है। और एट द एंड जहाँ टर्मिनेशन होगा, यहाँ मतलब ये कुछ इस तरह से डायग्राम दिखाए हैं, ओके। और जहाँ ये टर्मिनेट होगा तो यहाँ एक छोटा ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिखाया है और यहाँ बीच में और एक छोटा सा ओवल दिखाया गया है। तो यहाँ लेबल्ड पार्ट पूछा जाता है, जो कि हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते कि चलिए छोड़ दीजिए इस डायग्राम, चलिए ये डायग्राम हमें समझ में आ चुके हैं, छोड़ दीजिए, बट नहीं, यहाँ जो भी लेबल्ड पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले वाला जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है उसका जो ये बैक्स लार्ज ओवल है, इट इज कॉल्ड एज अ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये बीच का जो है इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मा, इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मा। ये पहले है तो ये इनिशिएशन होगा ना, और एट द एंड कुछ डायग्राम, ये इसके 3 डायग्राम्स हैं, और एट द एंड ये डायग्राम दी गई है, ये वाला ओवल, और इसके बीच में इस तरह से रो फैक्टर, जो कि क्या कर रहा है? पॉलीमराइजेशन स्टॉप कर रहा है। तो ये बाहर वाला है आरएनए पॉलीमरेज और बीच का है रो फैक्टर। पहला वाला ओवल जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बाहर वाला, और बीच वाला जो है वो सिग्मा फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन इसके पहले नीट में आ चुका है। तो चलिए पीवाईक्यूज में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है? यहाँ आप अगर ऊपर 5 प्राइम नीचे 3 प्राइम ड्रॉ कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग है, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। मे बी नीचे वाला टेम्पलेट आ सकता है, ऊपर वाला कोडिंग आ सकता है। अकॉर्डिंग टू आप अगर कितने लूप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है कौन सा कोडिंग है, कौन सा टेम्पलेट है। बट कंपल्सरी टेम्पलेट की डायरेक्शन कौन सी होती है? 3 to 5। कोडिंग की डायरेक्शन क्या होती है? 5 to 3। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 प्राइम टेम्पलेट, और जो न्यूली सिंथेसिस कर रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए कौन सा है? 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन वाला। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यू एमआरएनए तैयार होगा उसकी डायरेक्शन रहनी चाहिए 5 to 3। क्यों? क्योंकि इस एमआरएनए से अब हम प्रोटीन को तैयार करें, और प्रोटीन सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन अगर ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है तो मैं अगेन एक इसके बाद का लास्ट सेशन जो है ट्रांसलेशन के बाद उसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेप्लिकेशन के डायरेक्शंस कौन से होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के कौन से होते हैं, और ट्रांसलेशन की कौन सी डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन वाला एक चार्ट हम अलग सा ही बना देंगे, ठीक है। तो चलिए होप सो ये आपको समझ में आ चुका है। इनिशिएशन होता है सिग्मा फैक्टर से, इलोंगेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 से, टर्मिनेशन होता है रो फैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, रो एंड सिग्मा प्लस आरएनए पॉलीमरेज फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, मे बी आर, टी एंड दैट इज आरआरएनए, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ अगर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो वो स्लाइड अलग है, अगर यू में हो रहा है तो वो स्लाइड अलग टाइप का है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो हम देख रहे हैं वो यू वाला है, इसका ये वाला यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।
इन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में है या साइटोप्लाज्म में। चलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन ये जनरली कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। किन में, यूकैरियोट्स में। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यस एग्जैक्टली, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। व्हाई इन साइटोप्लाज्म? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली एब्सेंट होती है। एग्जैक्टली अब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के बाद साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन all occurs inside the cytoplasm because there is a not well developed nucleus, that is a primitive nucleus होता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आता है, बाद ट्रांसलेशन होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियसली। क्या हो रहा है यहाँ, साइमल्टेनियसली, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जब होता है उसके बाद इमीडिएटली ट्रांसलेशन हो जाता है। यहाँ कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है। बट यूकैरियोट्स में स्लाइट अलग है, वो हम देख लेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। साइमल्टेनियसली हो जाता है। कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। सपोज यहाँ डीएनए है, ठीक है, और यहाँ एमआरएनए की कॉपी बन रही है। ये पूरा होने के पहले ही यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। Translation starts in prokaryotes before the completion of transcription. एक्चुअली साइमल्टेनियसली हो जाते हैं या कंप्लीटली ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद भी ट्रांसलेशन हो जाता है, और कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, एनी डाउट है तो पूछ लीजिए। एनसीईआरटी की लाइन और एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, रेप्लिकेशन भी, ट्रांसक्रिप्शन भी, एज वेल एज ट्रांसलेशन भी हो रहा है। साइमल्टेनियसली होता है या डीएनए खत्म, ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद ट्रांसलेशन होता है, या खत्म होने के पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दो रीजंस है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर विल बी टू additional complexities. There is two additional complexity. चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस में? तो फर्स्ट, यहां जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, वहां 3 आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है। That is the RNA polymerase 1, 2 and 3. 3 RNA polymerase। कौन सा? DNA डिपेंडेंट RNA polymerase, RNA डिपेंडेंट DNA, वाइस वर्सा। कौन सा? एग्जैक्टली RNA तैयार कर रहे हैं तो RNA polymerase होगा, किस पर डिपेंड है? DNA पर डिपेंड होने वाला। करेक्ट। अब यहाँ मैं खाली RNA polymerase लिख रही हूँ 1, 2 and 3। 1 का रोल है RNA तैयार करना है, करने के लिए। 2 का रोल है mRNA तैयार करने के लिए। 3 का रोल है tRNA तैयार करने के लिए। R, M एंड tRNA। देन rRNA में अगेन कुछ टाइप्स स्पेसिफिक जो कि एनसीईआरटी में दी गए हैं, नीट में पूछे जा रहे हैं। कौन से? चलिए, यहां 28S RNA है, देन 18S RNA है, देन 5.8S rRNA है। 28, 18 and 5.8S rRNA। कुछ समझ में आ रहा है? 28, 18 and 5.8S RNA। ठीक है, ये सभी RNA के कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, अब यहां 20S RNA जो है, ये S क्या होता है? स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये S क्या होता है?
स्वाडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट ने ये यूनिट डिस्कवर्ड किया था। राइबोसोम के यूनिट्स होते हैं तो उसमें से ये यूनिट है 28, 18 एंड 5.8 यस वाला। अब यहाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। अब 20 ईयर्स 18 ईयर्स का मीनिंग क्या है, कभी सोचा है? सेल टॉपिक में आपने ये पढ़ा है शायद, ठीक है। तो यहाँ नियरली अबाउट 5070 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए की चेन होती है। क्या? नियरली अबाउट 5070 न्यूक्लियोटाइड्स की अगर चेन बन रही है तो वो होती है 20S आरएनए, 20S आरएनए। देन अगर 1869 अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियोटाइड्स की है तो 18S आरएनए। कितना? 18S आरएनए बन रहा है। देन या 5.8 ईयर्स आरएनए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली इससे कम 1869 से कम न्यूक्लियोटाइड्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आरएनए कौन से पॉलीमरेज से तैयार हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 1 से। इसके 3 टाइप्स हैं, 20S, 18 एंड 5.8 जो तैयार हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज 1 से। तो वो जनरली कितने न्यूक्लियोटाइड्स कैरी कर रहा है ये कुछ पूछा नहीं जाता है, ये ऑप्शनल है, बट चलिए आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ये ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। एमआरएनए किससे बन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 2 से। बट चलिए यहाँ जो एमआरएनए बन रहा है उसका जो इमैच्योर आरएनए, इट इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अब इसको आप इमैच्योर एमआरएनए भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमैच्योर एमआरएनए। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सॉन एज वेल एज एंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से देख लेंगे व्हाट इज मीन बाय एक्सॉन, व्हाट इज मीन बाय एंट्रॉन, ठीक है। देन कल मैंने बताया था एक्सॉन कोडिंग, एग्जैक्टली, एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट होता है। देन टीआरएनए बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 से। अब और कुछ टीआरएनए से 3 से बन रहा है, वो है एसएनआरएनए एंड एसआरआरएनए, एसएनआरएनए एंड एसआरआरएनए। अब ये क्या है? चलिए, एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। व्हाट इज मीन बाय एसआरआरएनए? स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो चलिए यहाँ एसआरआरएनए में होते हैं 120 बेस न्यूक्लियोटाइड्स, लॉन्ग चेन होती है। एसएनआरएनए में होती है 150 न्यूक्लियोटाइड वाली चेन, ठीक है। एक कैरी कर रही है 120 वाली, दूसरी कैरी कर रहे हैं 140 वाली, 150 वाली, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ, न्यूक्लियोटाइड की चेनें पूछा नहीं जाता है, बट चलिए इन दोनों में अगर छोटा कौन है बड़ा कौन है पूछा जा रहा है तो एसआरआरएनए छोटा है, एसएनआरएनए बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ओनली 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग वाली चेन होती है, ठीक है। अब चलिए ये पॉइंट हुआ, ये हाँ, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है किसमें? यूकैरियोट्स में दिखाई गई, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म और रेप्लिकेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन भी हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, एनी, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज में 3 टाइप्स के पॉलीमरेज है, 1, 2 एंड 3। 1 आरएनए तैयार कर रहा है, 2 एमआरएनए, 3 टीआरएनए। बट टीआरएनए के साथ साथ और एसएन और एसआरआरएनए भी सिंथेसाइज कर रहा है, नीट में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, तो नीट में पूछा जा सकता है। एमआरएनए साथ साथ एचएनआरएनए बना रहा है जो कि हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, इमैच्योर टाइप का होता है, ठीक है। व्हाट इज बाय 20, 18 एंड 5.8 एसआरएनए का मैंने यहाँ मीनिंग लिख दिया है, ये है टाइप्स ऑफ आरआरएनए, ओके। तो होप सो ये पॉइंट्स सभी आपको समझ में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुई फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इन यूकैरियोट्स।
second complexity is also very 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 important, that is post ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब जो यूकैरियोट्स में तैयार हो रहा है आरएनए, तो वो है एचएनआरएनए। सपोज यहां ये वाला एमआरएनए बना, यहां ये वाला एमआरएनए बना, ठीक है। अब ये एमआरएनए बनने के बाद मैं यहां कुछ एक डायग्राम निकल रही हूं, ठीक है। अब ये है कौन सी डायरेक्शन होगी, ये अगर 3 है तो ये वाली 5 प्राइम डायरेक्शन होगी। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 पर ये डायग्राम दी गई है। तो चलिए आपके पास अगर नोटबुक टेक्स्ट बुक है तो चलिए देख लीजिए पेज नंबर 110, ठीक है। मैं पूरी डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगी, बट चलिए इतनी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इस आरएनए को अब मैं बोलूंगी दैट इज एचएनआरएनए। व्हाई एचएनआरएनए? बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली। अब आपको कैसे पता चला कि ये इमैच्योर है? मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? चलिए 5 प्राइम पर होता है एक्सॉन, मतलब 5 प्राइम पर नहीं एक्सॉन, और ये मैंने लाइनिंग से जो दिखाया है वो है इंट्रॉन्स का पोर्शन। कंप्लीटली एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली वही सीक्वेंस नहीं, मतलब एग्जैक्टली उतने ही लेंथ के नहीं होंगे, कम ज़्यादा हो सकता है, बट चलिए ये होते हैं एक्सॉन एंड इंट्रॉन की पोजीशन। अब व्हाट इज मीन बाय एक्सॉन, विच वन इज अ कोडिंग, विच वन इज अ नॉन कोडिंग? एग्जैक्टली कल बताया था मैंने। तो ये है कोडिंग और है नॉन कोडिंग। किसका? आरएनए का सीक्वेंस, किसके? एचएनआरएनए के, ठीक है। अब कोडिंग मतलब ये प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये प्रोटीन को कोड कर नहीं रहा है, मतलब ये अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये जंक में है, ये नॉनसेंस है, इसको सेंस नहीं है किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो हमें क्या करना है? इसका मॉडिफिकेशन करना है। कौन सा मॉडिफिकेशन? सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करनी है हमें, ओके। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम एक्चुअली 3 स्टेप्स आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। चलिए लिख रहे हो ना मेरे साथ। फर्स्ट है स्प्लाइसिंग, सेकेंड है कैपिंग एंड थर्ड है टेलिंग। स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, यही सीक्वेंस होना चाहिए। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, यस सी टी, यस सी टी। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। व्हाट इज मीन बाय स्प्लाइसिंग? चलिए डेफिनेशन मेरे साथ। रिमूवल ऑफ एक्सॉन इन बिटवीन इंट्रॉन्स, इन बिटवीन इंट्रॉन्स। ई मतलब एक्सॉन, आई मतलब इंट्रॉन, ओके। रिमूवल ऑफ introns in between axon is called as splicing। मतलब हमें कौन सा पार्ट रिक्वायर्ड है? एक्सॉन। किसको रिमूव करना है? इंट्रॉन्स को। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इन बिटवीन एक्सॉन्स इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग, इज कॉल्ड एज अ स्प्लाइसिंग। तो पहली स्टेप होगी हमारी स्प्लाइसिंग वाली। तो चलिए आपने अगर यहाँ इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया इस तरह से, तो बीच में जो बचेगा वो रहेगा हमारा एक्सॉन। तो इतना एक्सॉन है हमारा बचा हुआ, ठीक है। अगेन एज इट इज सेम डायरेक्शन, 5 to 3, पूरा का पूरा एक्सॉन बनेगा यहाँ। कितने? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। चलिए ये वाले 5 क्या हुए हमारे? एक्सॉन्स। अब यहाँ 3 and 5 प्राइम एंड की तरफ अगेन ये आके अटैच हो सकते हैं। तो दिस अटैचमेंट बिकम्स अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग। किसके लिए कैप डालना है, किसके लिए
एट द एंड टेल रिक्वायर्ड है, तो अवॉइड अगेन रीजॉइनिंग ऑफ इंट्रॉन्स एज वेल एज एडिशनल न्यूक्लियोटाइड। रीजॉइनिंग अवॉइड करने के लिए हमें 2 स्टेप्स अगेन फॉलो करने हैं। पहले हमने कर दी थी स्प्लाइसिंग वाली, सेकेंड में हम कर रहे हैं कैपिंग, और थर्ड स्टेप में करेंगे टेलिंग। अब कैपिंग कंपल्सरी ऑकर्स एट द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA। mRNA के 5 प्राइम एंड में कैपिंग करेंगे। तो कैपिंग किससे होती है? 7 मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ ऐड कर रहे हैं? 5 प्राइम एंड पर ऐड कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन अवॉइड कर देगा। और 3 प्राइम में है आ रहा है टेलिंग। टेलिंग में हम क्या कर रहे हैं? पॉली ए टेल और पॉली एडेनिलेशन। पॉली ए मतलब बहुत सारे एडेनिन ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। आप ये इस तरह से भी लिख सकते हो, पॉली ए टेल एडिशन टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड। तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। किसमें? प्रो या यूकैरियोट्स में हो रहा है। तो दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी कम्स अंडर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रो बहुत इजी है, बट यूकैरियोट्स में ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नीट के लिए ध्यान में रखना ही है, नो ऑप्शन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम फोकस की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सर्कल वगैरह दिए हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ये कौन से टाइप का आरएनए है एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली डायग्राम मैंने नहीं निकाले है, बट जो भी एक्चुअल इसका जो अर्क है वो मैंने आपको बताया कि कैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकैरियोट्स में होता है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इन बिटवीन एक्सॉन, और एक्सॉन ये कोडिंग रीजन होता है, इंट्रॉन नॉट कोडिंग होता है। कैपिंग कहाँ होती है? टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड। टेलिंग कहाँ होती है? टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड। कैपिंग में आप क्या ऐड कर रहे हो? 7 मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 प्राइम पर ऐड पॉली ए टेल ऐड कर रहे हो। आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड एडिशन स्टॉप कर देगा। देन ये हमारा जो फुल्ली बनेगा बीच वाला, इट इज अ कंप्लीटली मैच्योर। अब ये जो बना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस 3 प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज मैच्योर आरएनए, जो कि अब ट्रांसलेशन के लिए फुल्ली रेडी है। ठीक है, एग्जाम्पल, चलिए कोई भी पार्ट बना रहे हो या आप केक बना रहे हो। ठीक है, केक का स्पंज बनाया जाता है। पहले क्या बनाया जाता है? रॉ केक का स्पंज बनाया जाता है। अब ये केक, हाँ आप पैसे भी खा सकते हो, कोई बात नहीं है, बट चलिए आप अगर केक का स्पंज बना रहे हो तो वो पूरा का पूरा केक तैयार करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा गार्निशिंग रिक्वायर्ड होती है, उसमें क्रीम अप्लाई की जाती है, स्ट्रॉबेरीज, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है आप गार्निशिंग के लिए वहाँ रख सकते हो, चोको चिप्स रख सकते हो, उसके बाद केक रेडी है काटने के लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ HNRNA बना, बट वो फुल्ली मैच्योर नहीं है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस रिक्वायर्ड है। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, 5 प्राइम एंड कैपिंग, 3 प्राइम एंड टेलिंग। तो चलिए होप सो ये ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम ट्रांसलेशन जेनेटिक कोड स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। बट चलिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन के 4 पॉइंट्स थे, ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देन जीन, एंड ये लास्ट वाला पॉइंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन और एक बार मेरे नोट्स और एनसीईआरटी के पेज वाइज लाइन टू लाइन जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स, वो सब भी आपको रीड करने हैं। यहाँ हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करेगा। जेनेटिक कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से जेनेटिक कोड पर फोकस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद जेनेटिक कोड के साथ।